दोस्तों आज की कहानी दिल दहला देने वाली कहानी है। दोस्तों 14 साल की खातून और 30 साल का ज़मींदार का लड़का राकेश एक नाबालिग लड़की के साथ मनचाहा गलत किया। उसके बाद उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत करते करते जब उसका मन भर गया तो वह उसको एक कार में रस्सी से बांध के नहर में बहा दिया। खातून शादी का सपना सजाए राकेश के साथ बहुत खुश हो रही थी, लेकिन उसका सपना नदी में ही उसके साथ ही बह गया। तो चलिए दोस्तों आज की कहानी शुरू करते हैं, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों मुझे सपोर्ट करें, एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कहानी थोड़ी लंबी है, ज़रा दिल थाम कर सुनना और ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ज़मींदार राकेश से बात करके टिल्लू खान बहुत खुश था, क्योंकि उसको ज़मींदार राकेश ने अपने यहाँ बुलाया था मजदूरी करने के लिए। दरअसल राजस्थान के हनुमानगढ़ में कपास की खेती बहुत अधिक होती है, वहीं से उसको बुलावा आया था कि वो 3-4 मजदूरों को लेकर हमारे घर आ जाए, उसका खाना पीना सब कुछ इधर ही होगा। टिल्लू अपने 4 दोस्तों को भरतपुर जाने के लिए राज़ी किया। दरअसल राकेश का घर भरतपुर राजस्थान में ही है, लगभग टिल्लू खान के घर से 450 किलोमीटर दूर है। टिल्लू खान अपने 4 दोस्तों के साथ राकेश के घर जाने लगा और उसके दोस्त भी राज़ी हो गए, क्योंकि उसके दोस्त को पता था कि राकेश के घर खाना पीना और रहना बहुत अच्छा से मिलता है, इसलिए उसके दोस्त भी जाने के लिए राज़ी हो गए। सारे लोग अपने परिवार के साथ ही जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई घर नहीं होता है, वो लोग बहुत गरीब होते हैं, कहीं पर भी अपना गुजारा कर लेते हैं, इसलिए वो लोग अपने पूरे परिवार के साथ जाने लगा था। टिल्लू खान की बीवी किसी वजह से नहीं जा पा रही थी, इसलिए टिल्लू खान अपनी 3 बेटियों के साथ राकेश के घर जाने लगा। वहाँ पर काम ये होता था कि कपास की चुनाई करनी पड़ती थी और 1 किलो कपास के 5 से 6 रुपये मिलते थे और पूरे दिन में लगभग 500 से 600 रुपये एक मज़दूर कमा लेते थे। इसलिए सब कोई अपने परिवार को साथ में लेकर जाते थे ताकि कमाई ज़्यादा हो। जैसे ही टिल्लू खान अपने दोस्तों के साथ भरतपुर पहुँचे तो वहाँ पर उसकी बहुत ही खातिरदारी हुई। उसकी खातिरदारी देखकर सब लोग राकेश के घर ही रुक गए, क्योंकि उसका घर बहुत ही बड़ा था और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राकेश के घर बहुत सारे दुधारू पशु थे, जो कि उससे सुबह का दूध निकालकर बेच दिया जाता था और शाम का दूध निकालकर मलाई, दही, छाछ बनाया जाता था। राकेश के घर 3 मजदूर इन पशुओं को संभालते थे। परिवार के मुखिया राकेश के पिता लालचंद सारे मजदूरों की पहले ही दिन अच्छे से खातिरदारी की, खाने को दही, मक्खन और हरी सब्जियां दी, जिसको देखकर सारे मजदूर बहुत खुश हो गए और पेट भरकर खाना खाए। सुबह होते ही सबको एक मकान पर शिफ्ट कर दिया और सब कोई अपने अपने काम पर लग गए। टिल्लू खान की बेटी खातून यहाँ आकर बहुत खुश थी। वह इधर उधर देख रही थी कि राकेश भैया की बीवी और उसकी भाभी कहाँ है, वो उसे दिखाई नहीं दे रही थी। तो वो इधर उधर खोजने लगी, लेकिन उसे नहीं मिली। फिर वो सुबह का इंतज़ार करने लगी, पर फिर भी उसे सुबह भी दोनों बहुएं दिखाई नहीं पड़ी। उसी बीच खूबसूरत खातून राकेश की नज़र में चढ़ गई। अगली सुबह सारे मजदूरों को ट्रैक्टर की टोली में लेकर खेतों पर ले जाने लगे। राकेश सबको खेत पर ले जाकर सबको बोला, तुम लोग काम करो और मैं खाने के लिए कुछ लेने जा रहा हूँ। और सारे मजदूर काम पर लग गए। इधर घर पर खाना बनाने के लिए खातून और एक और औरत को वहीं पर रख दिया था। फिर राकेश घर आता है और उस औरत को कहता है, हमारे घर छाछ है, उसको लेना है अगर तो किसी को भेज दो और वहाँ से छाछ लेके आ जाएंगे। तभी वो औरत कहती है, खातून तो इधर ही पड़ी है, इसी को लेके चले जाओ। दरअसल राकेश का तो यही मन था। फिर खातून उसके पीछे डोलची लेकर जाने लगी। रास्ते में जाते जाते खातून राकेश से कहती है, अंकल भाभियाँ कहाँ है, भाभियाँ नहीं दिखाई दे रही है। तो राकेश उस वक्त कुछ नहीं बोला और एक दूर जाकर उसने खातून को कहा, खातून तुम मुझे अंकल मत बोलो, मैं क्या तुम्हारे अब्बू की उम्र का हूँ। तो खातून कहती है, भैया कहूँ तो चलेगा। फिर राकेश कहता है, खातून मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है, अब दूसरी बीवी की तलाश में हूँ,
जैसे ही कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो जल्दी ही शादी कर लूँगा। वैसे खातून, अब तुम बच्ची नहीं रही, तुम मुझे भैया भी मत बुलाया करो। मेरा नाम राकेश है, मुझे राकेश बुलाया करो, या फिर प्यार से रोकी भी बुला लिया करो। समझ गई ना? इतना कहकर राकेश आगे बढ़ गया। डोलची उठाए खातून राकेश के पीछे पीछे जाने लगी। घर पहुंचकर राकेश ने खातून की डोलची छाछ से भर दी। खातून डोलची उठाने लगी तो राकेश उसका हाथ दबा दिया। दोनों मुस्कुराकर ही रह गए। उस रात ना तो खातून को नींद आई, ना ही राकेश को। दोनों ही करवट लेकर इधर से उधर करते रहे। राकेश इस खेल में पुराना खिलाड़ी था, जबकि खातून प्रेम की इस खेल से अनाड़ी थी। शातिर राकेश ने खातून को फंसाने के लिए शब्दों का जाल बुन दिया। उसे फंसाने के लिए राकेश ने उसकी इतनी तारीफ कर दी कि 14 साल की खातून उसकी बातों पर यकीन कर लिया और वो भी पागल होने लगी। राकेश और उसके भाई ने उच्च शिक्षा हासिल की थी। वे दोनों वैज्ञानिक तरीके से अपनी पढ़ाई करके वैज्ञानिक तरीके से ही अपनी खेती कर रहा था और अच्छी खासी उसकी खेती चल रही थी। दरअसल दोनों ने एक ही परिवार में 2 सगी बहन को ही शादी किया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से बात कोर्ट तक पहुंच गई और दोनों की तलाक हो गई थी। राकेश एक ज़मींदार का बेटा था, जो कि इलाके में उसका अच्छा खासा दबदबा रहता था। शहरी आबो हवा में पल रही गरीब परिवार की खातून महज 14 साल की उम्र में ही जवान और तंदुरुस्त दिखती थी। गेहुआ रंग की गठीने देखकर राकेश उसके ऊपर फिदा हो गया था, जैसे कि वो पागल होने लगा था। राकेश सुबह के समय खुद ट्रैक्टर चलाकर मजदूरों को खेतों में रखने जाता था। खातून राकेश के बगल में ही सीट पर बैठती थी और बाकी मजदूर ट्रॉली पर बैठता था, और खातून की छोटी बहन भी बगल में ही बैठती थी। इसी बीच उन दोनों का हंसी मजाक चलता रहा। एक दिन खेत से लौटते समय वैसे ही खातून उसके पास ही बैठी थी और उसकी बहन भी बैठी थी। तभी राकेश खातून के कान में खुसखुसाते हुए कहता है, आज शाम को मुझसे मिलना, और उसको जगह भी बता देता है। मजदूर को राकेश के घर आए सिर्फ 5 दिन ही हुए थे और राकेश इस हद तक पहुंच गया था। इधर सारे मजदूर काम करके थक गए थे तो सब खाना खाकर सो जाता है और खातून चुपके से इन सब का फ़ायदा उठाते हुए घर से बाहर निकलती है। राकेश उसका इंतज़ार कर रहा था रास्ते पर। तभी खातून चली जाती है उसके पास और उसको ले जाकर एक खंडर में, जहाँ पर एक खाली घर होता है, वो राकेश का ही होता है, वहाँ लेकर चला जाता है। लगभग रात के 9 या 10 बजे खातून राकेश के पास जाते ही राकेश उसको लिपट कर पकड़ लेता है और उसकी तारीफ़ें करने लगता है। धीरे धीरे राकेश उससे छेड़छाड़ करने लगता है तो खातून इसका विरोध करती है और कहती है, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप एक शादीशुदा है और आप ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं? तो शातिर राकेश उसको कहता है, अरे मैं शादीशुदा था, अभी नहीं हूँ, मैंने उसको तलाक दे दिया है, अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं नहीं रोकी भैया, अगर मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ हो गया तो मैं जीते जी ही मर जाऊँगी। मैं गरीब परिवार से हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। अरे खातून, तुम मेरी बातों पर यकीन करो, अब तुम ही बताओ, शादी चुपके से करना है या ढोल धमाके के साथ करनी है? राकेश की मीठी मीठी बातों पर खातून ने यकीन कर लिया और खुद को उसके सामने समर्पण कर दिया। इच्छा पूरी करके दोनों अपने अपने बिस्तर पर चले गए। अगली सुबह खातून के बदन का पोर पोर बहुत ही तेज दर्द कर रहा था और उसे तेज बुखार भी आ गया था। जब सुबह सब काम पर जाने लगे तो खातून उठ के अपने अब्बू से कहती है, अब्बू आज मेरी तबीयत ख़राब है, मैं आज काम पर नहीं जाऊंगी, आप लोग चले जाइए। तो टिल्लू कहता है, ठीक है बेटी, तुम आराम कर लो, मैं किसी से दवाई का इंतज़ाम करवा देता हूँ। तभी जब राकेश गाड़ी लेकर आता है और सब गाड़ी में बैठता है तो टिल्लू खान राकेश को कहता है, छोटे मालिक, खातून की तबीयत ज़रा ख़राब है, गांव से ही उसके लिए 2-4 गोलियां लेके आ जाना। तो राकेश कहता है, टिल्लू अंकल, आज तो गांव का डॉक्टर जो है किसी की शादी में चला गया है, मैं शाम को शहर जाऊंगा, वहीं से दवाई लेकर आ जाऊंगा। मज़दूरों को खेत में छोड़कर राकेश जल्दी से ही घर आया और अपनी
फोर व्हीलर निकाली और जल्दी से ही खातून के पास आ गया। दवा दिलाने के बहाने खातून को अपनी गाड़ी में बैठाया और कहने लगा, रानी तबीयत सचमुच में ख़राब है या मिलने का बहाना ढूंढ लिया? तो खातून कहती है, देखो जी, आपको मजाक सूझ रहा है, मैं तो दर्द से मरी जा रही हूँ। जानेमन घबराओ मत, आज ससुर की इजाज़त लेकर आया हूँ। आज मैं तुझे पूरा शहर घुमाऊंगा और तुम्हारे तन मन का दर्द निकाल कर ही दम लूँगा। कई घंटे घुमाने के बाद राकेश जीप को एक जगह रोक देता है और उसको थोड़ा सा बियर भी पिलवा देता है। फिर राकेश उसके लिए उसके पसंद की एक सूट खरीदता है, जिसको खातून देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसके साथ घूमते घूमते बिना दवाई के ही खातून ठीक हो जाती है। एक बाज़ार में घूमते घूमते खातून ने एक मंगलसूत्र खरीदा और राकेश के हाथ से अपने गले में बंधवा लिया। शहर में घुमाते घुमाते राकेश ने खातून को ये यकीन दिलाने में सफल हो गया कि वो उससे शादी करेगा ही करेगा। राकेश ने यह भी कहा था कि उसकी पहली पत्नी के जितने भी गहने हैं सब वे उसी को ही देंगे, और उसको ये भी कहा था कि तुम जिस गहने को पसंद करोगी वो तुम्हें लाकर ही दूंगा। इस तरह शातिर राकेश उसे लूटता रहा और खातून अपनी शादी का सपना सजाए उससे लूटती रही। राकेश घर लौटते समय उस दिन भी खातून से वादा करवा दिया था कि आज शाम को भी वो उससे मिले। शाम को खातून का पापा जब घर लौटे तो उसकी बेटी खातून उसको वही सूट दिखाने लगी और कहने लगी, बाबूजी ये देखो, ये मुझे छोटे साहब ने दिया है, ये उसकी बीवी का सूट है, पहन के दिखाऊं? तो टिल्लू खान के इशारे पर वो उस सूट को पहन लेती है। उस सूट में वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। फिर जब सब सो जाता है तो वह उसी सूट को पहनकर राकेश के पास उसी खाली कमरे में चली जाती है। खातून को उस सूट में देखकर राकेश और भी पगला जाता है, वह उसके और भी दीवाने हो जाते हैं। फिर कुछ देर तक वैसे ही दोनों अपना अपना हवस पूरा करता है और रात के 10 से 12 के बीच दोनों अपने अपने बिस्तर पर आ जाते हैं। कहते हैं ना कि लाख कोशिश करने के बाद भी इस तरह के संबंध छुपाए नहीं छुपते, कभी ना कभी सामने आ ही जाते हैं। वैसे ही खातून एक दिन रात को उसी कमरे में जा रही थी, तभी टिल्लू खान के दोस्त अपने बाथरूम के लिए बाहर आए थे। तो वो राकेश और खातून को उसी कमरे में अकेले जाते हुए देख लिया और वो छुप के उन दोनों का इंतज़ार करने लगे। लगभग 2 घंटे के बाद वो दोनों निकला तो टिल्लू के दोस्त को पता चल गया था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अब टिल्लू का दोस्त परेशान हो गया और सुबह तक उसको नींद नहीं आई। फिर उसने फैसला किया कि इस बात को टिल्लू को बताया जाए। जैसे ही सुबह हुई तो वह ये बात टिल्लू खान को बता देता है। टिल्लू खान ये बात सुनकर चौंक जाता है कि उसकी 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ ये जमींदार का लड़का ऐसा कर रहा है। अब सारे मजदूर मिलकर फैसला करने लगे कि अब क्या किया जाए। तो टिल्लू खान कहता है, हम तो मजदूर लोग हैं, ये लोग बहुत अमीर हैं, हम लोग की पहुंच उतनी ऊपर तक नहीं है कि हम लोग कुछ कर सकेंगे। पहले बेहतर है कि राकेश के पिताजी को ये बात बताया जाए। फिर सारे मजदूर मिलकर राकेश के पिताजी को बताता है कि आपका बेटा राकेश मेरी बेटी पर बुरी नज़र डालता है और ऐसा ऐसा हरकत करता है। तो राकेश के पिता लालचंद इस बात को सुनकर बहुत हैरान होता है और अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बेटा राकेश उसकी बातों पर कोई असर नहीं करता है। इधर दीपावली का समय भी आ गया था और वह लोग समझ गए थे कि हमारा यहाँ दाल गलने वाला नहीं है, इससे बेहतर है हम अपनी बहू बेटियों को साथ में लेकर अपने गांव लौट चलते हैं। फिर टिल्लू खान अपने सारे दोस्तों को लेकर राकेश के घर जाता है और कहता है, दीपावली आने वाली है, अब हमारा हिसाब कर दीजिए, हम लोग घर जाएंगे। इस बात को सुनकर खातून बहुत परेशान हो जाती है। इधर राकेश के पिताजी लालचंद्र सबका हिसाब कर देता है और सब जाने की तैयारी करने लगता है। इधर खातून राकेश को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो उसके बिना रह नहीं सकती थी। फिर वो बहाने बनाने लगी कि कैसे उससे मिले। तभी मौका मिलते ही वो राकेश के खेतों की ओर चलने लगी।
रास्ते में ही एक बुजुर्ग इंसान उसको मिला और खातून उसका फ़ोन ये कहकर मांगने लगी कि उसके पिताजी से कुछ बात करनी है, ज़रा आप फ़ोन देंगे। तो वो इंसान भी उसे फ़ोन दे देता है और वो उससे थोड़ा सा दूर हट के राकेश को देता है और राकेश को कहता है, मेरे पिताजी मुझे लेकर गांव जा रहे हैं और मैं आपको छोड़कर जाना नहीं चाहती। आप जल्दी से आकर मुझे आपके खेतों पर मिलो। अब इधर राकेश परेशान हो जाता है। उसको पता है कि खातून बहुत ज़िद्दी लड़की है, अगर नहीं गई तो वो पुलिस थाने तक जा सकती है। अब राकेश सोचने लगा, फिर वो 4 दोस्तों को बुला लिया और उन लोगों से राय लेने लगा। बहुत देर तक सब मिलकर फैसला करने लगे, लेकिन नतीजा ये निकाला कि चारों मिलकर एक भयानक योजना बनाई। फिर उनमें से एक उसके दोस्त के पास एक बुलेरो था और चारों मिलकर उस बुलेरो में बैठता है और कुछ रस्सियों को लेकर खेतों की ओर चल पड़ता है। खेतों के पास एक छोटा सा मकान था। खातून वहीं पर उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही 4 लोगों को देखती है तो खातून घबरा जाती है। तो राकेश कहता है, घबराओ नहीं खातून, ये मेरे ही दोस्त हैं। हम तुमसे शादी करने के लिए इन सब को लेके आए हैं ताकि सबकी मौजूदगी में हमारी शादी हो। यहाँ पर अगर हम शादी करेंगे तो यहाँ तुम्हारे अब्बू आ सकते हैं। इससे बेहतर है चलो मेरे साथ, मैंने शादी का सारा इंतज़ाम करवा दिया है पास के गांव में ही। फिर खातून शादी का सपना सजाए उसके साथ चल पड़ती है। फिर सब लोग उसको लेकर रास्ते में चलने लगता है और कुछ दूर जाने के बाद एक सुनसान रास्ते में एक पुल था। वहीं जाकर चारों मिलके खातून के हाथ पैर बांध देता है और गाड़ी में बैठाकर गाड़ी को ही नदी में बहा देता है। खातून अपनी ज़िंदगी का भीख मांग रही थी, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिला। आखिर खातून शादी का सपना सजाए दरिया में बह जाती है। इधर खातून के अब्बू को जब खातून नहीं दिखती है तो वह हर जगह ढूंढने लगता है और सारे मजदूर मिलकर ढूंढने लगता है, लेकिन कहीं पता नहीं चलता है। तभी टिल्लू खान समझ जाता है कि इसमें राकेश का ही हाथ हो सकता है। फिर टिल्लू खान पास के ही थाने में जाकर अपनी बेटी खातून को भगाने का रिपोर्ट राकेश के खिलाफ दर्ज करवा देता है, लेकिन वहाँ पर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। फिर वो वहाँ से कुछ दूरी पर जाकर एक दूसरे थाने में रिपोर्ट करवाता है। सारे मजदूर मिलकर अपने गांव जाने लगता है। इधर जिस थाने में टिल्लू खान रिपोर्ट कर रहा था वो थाना नदी के किनारे ही था। तभी उसी थाने के पास आकर खातून की लाश अटक जाती है। फिर पुलिस उस लाश को बाहर निकालती है और टिल्लू खान को फ़ोन करके बुला लेती है। टिल्लू खान और उसकी बीवी आके देखती है, दोनों पैरों में 6-6 उंगलियां थीं। इसको देखकर टिल्लू खान और उसकी पत्नी समझ जाती है कि ये उसी की बेटी है। अब जब कन्फर्म हो गया तो पुलिस राकेश को ढूंढने लगी। जैसे ही राकेश के घर पुलिस पहुंचती है तो उसको पता चलता है कि राकेश लगभग 2 दिनों से घर पर नहीं है और उसके 4 दोस्त भी उसके साथ गए हुए हैं। लेकिन पुलिस किसी न किसी तरह से पहले राकेश को ही पकड़ती है और उसको पूछताछ के बाद राकेश अपना गुनाह कबूल कर लेता है और अपने 4 दोस्तों का भी नाम बता देता है। फिर सारे लोगों को पकड़ा जाता है और उसके साथ कार्रवाई जारी है। तो दोस्तों, हवस की लत एक ऐसी ही बीमारी होती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।